हेलो एवरीवन। सो नाउ दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर एंड यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, इफ़ एल्स के बारे में। बेसिकली लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी कि भाई अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंटल ऑपरेटर क्या होता है, छोटे वगैरह जो कन्वर्जन्स होते हैं अरिथमेटिकल कैसे किया जा सकता है, फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है, इनपुट फंक्शन क्या होता है, ये सब के बारे में बात हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो काउंटडाउन होता है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर जाएगा। आज की मेरी जो भी बात होगी, हाँ हमने ये भी सीखा कि कमेंट कैसे करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ के अंदर हम जो भी डिसीजंस लेते हैं ये सारे कंडीशनल बेस्ड होते हैं। कंडीशन बेस्ड मीन्स आज मुझे सुबह उठना है कि नहीं उठना, तो वो डिपेंड करेगा ना कितने बजे, आज मुझे सुबह सुबह जल्दी कुछ काम है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं उठ भी जाऊंगा तो वो काम होगा कि नहीं। मैं सुबह कॉलेज जाने के लिए निकल रहा हूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेरे दोस्त आ रहे हैं कि नहीं, आज कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि नहीं, जाना पड़ेगा, ज़रूरी है कि नहीं। इस सारे कंडीशंस के ऊपर हमारा बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है वो डिसीजंस लेता है। लेकिन और ये हर चीज़ में होता है, इंसान ड्राइविंग, खाने पीने, चलने, हर चीज़ के लिए जो डिसीजंस लेता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये चीज़ कंप्यूटर नहीं कर सकता ना, वो एक मशीन है। कंडीशंस जो होती है ये कंप्यूटर खुद से डिसीजंस नहीं ले पाता है। कंप्यूटर को सिर्फ कमांड दी जाती है और कंप्यूटर उसके ऊपर एक्ट कर सकता है। सो कंप्यूटर कहता है भाई अगर मुझे थोड़ा स्मार्ट बनाना है, आपको मुझे थोड़ा खुद से काम करवाना है, तो मुझे आपको कंडीशंस देनी पड़ेगी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को वो कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द टास्क वो कंडीशन सेट करके देते हैं कि भाई अगर तुम्हें डिसीजन लेना हो तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली तुम डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, हम तुमको एक पावर देते हैं कि ये कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है, ठीक है, इस टास्क के रिगार्डिंग, तो आप ये स्पेसिफिक डिसीजन ये वाला लो या तो ये वाला लो, या जितने भी ऑप्शंस हम उसको दे सकते हैं हम उसको प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस पे वो कंप्यूटर डिसीजन लेता है। ठीक है, सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर मेजरली पाइथन के अंदर चार चीज़ें आती है। एक होता है इफ़ स्टेटमेंट, सेकेंड होता है इफ़ एल्स, थर्ड होता है एलिफ, फोर्थ होता है नेस्टेड इफ। सो ये चार मेजर कंसेप्ट्स होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के पाइथन के अंदर। ठीक है, और ये कैसे यूज़ होते हैं हम लोग ये चीज़ आज ऑब्जर्व करने वाले हैं फटाफट। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली वर्क करते हैं इस चीज़ के ऊपर। मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया है a = 10 और b = 20। सो मैंने दो वेरिएबल्स यहाँ पे लिए है 10 और 20 ना वैल्यूज़ के। मुझे ये चेक करवाना है कि दोनों में से बड़ा कौन है और उसके ऊपर मुझे कंप्यूटर से कुछ डिसीजन करवाना है। ठीक है, सो कंप्यूटर ने ऐसा सोचा भाई ए है मेरे पास, बी है, डिसीजन कैसे लूँ मैं। मैंने बोला कि अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो जो स्पेसिफिक टीम जो होती है, रेड टीम जो है वो जीत जाती है। ये दोनों के स्कोर है बेसिकली, कि अगर ए टीम के जो स्कोर है वो ज़्यादा है बी से, तो ए रेड टीम जीत जाती है। बी अगर ज़्यादा है तो बी टीम मतलब ब्लू टीम जीत जाती है। यहाँ पे हम लोग इसको कंप्यूटर को बोलते हैं भाई तुमको डिसाइड करना है कि कौन सी टीम जीती हुई है, ए टीम जीती हुई है, बी टीम जीती हुई है। इसके लिए हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ यहाँ पे हम लोग कंडीशन कंप्यूटर को देने वाले हैं। सिंपल कंडीशन है a > b, अगर a b से बड़ा है तो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कॉलन का। कॉलन क्यों, क्योंकि ये कंडीशन है, यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा एंड नहीं हो रहा है। कंडीशन के बेसिस पे उसको रिएक्ट क्या करना है ये भी हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे हो कि जैसे मैंने कॉलन किया कंडीशन के बाद तो मैंने एंटर किया, एक स्पेस आ जाती है आगे, आप वो देख सकते हो। तो पाइथन के अंदर स्पेस को हम लोग इंडेंटेशन ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इंडेंटेशन ब्लॉक क्या होता है भाई, पाइथन एक ब्रैकेट फ्री लैंग्वेज है, उसको वो कोड के अंदर जितने कम ब्रैकेट्स यूज़ हो सके उतना बेटर मानता है। सो इफ़ ब्लॉक मतलब मान लो कि ये कंडीशन राइट हुई, ए अगर जो है वो बी से बड़ा है, ए टीम अगर जीत रही है, तो उसके अंदर जो मुझे रिगार्डिंग कोड करना है कि उसको कैसा रिएक्ट करना है, कैसा एक्ट करना है उसे, ठीक है, वो मैं लिखूंगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इफ़ के अंदर ही है, इफ़ के बाहर नहीं है। मान लो कि मुझे दो टाइप के रिएक्शन है करने हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट
ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया ए इज विनर, क्योंकि ए बी से बड़ा है। तब मैं यहाँ पे दूसरी कुछ भी चीज़ लिख देता हूँ, बी इज बिगर, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि ये जो लाइन है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉन्ग्रेट्स टीम ए। तो मुझे ये दो स्टेटमेंट प्रिंट कराने हैं अगर मेरा जो ए है वो बी से बड़ा है तो। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्टली बाहर लिख देता हूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये स्टेटमेंट को प्रिंट कब करना है। दैट इज़ अ रिएक्शन ना। अगर ये कंडीशन राइट होती है तभी ये रिएक्शन होगा, वरना ये रिएक्शन नहीं हो सकता। इस वजह से हम लोगों को इसके अंदर लिखना है, ये बताना कैसे है। तो ये जो स्पेस है इंटेंट ब्लॉक, ये क्या बोलता है भाई कि जैसे ही हमने यहाँ पे कॉलन किया कंडीशन लिखने के बाद, तो ये मेरा ब्रैकेट ओपन है। उसके बाद जो भी आप इफ़ के अंदर लिखना चाहते हो, इफ़ के रिएक्शन के बेसिस पे लिखना चाहते हो, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे स्पेस छोड़ देना है। और जो भी लिखना है ना वो सब एक ही लाइन में लिखना है। मतलब ये पहला वाला जो प्रिंट है ना जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड वाला प्रिंट एग्जैक्टली उसके नीचे से स्टार्ट होना चाहिए। और जब आप इस इंडेंट को ख़त्म कर दोगे, ख़त्म मतलब बाहर चले जाओगे, तो मैं समझ लूँगा कि इफ़ का ब्रैकेट क्लोज हो चुका है, इफ़ का एरिया क्लोज हो चुका है। अब इसके बाहर आप जो भी लिखते हो वो आप नॉर्मल कोड के अंदर लिख रहे हो, वो इफ़ के रिएक्शन के अंदर नहीं आता। ठीक है, जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? इफ़ कैसे वर्क करता है बेसिकली, इफ़ अपने बाजू वाली जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को चेक करता है कि अगर ये कंडीशन राइट है, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए ग्रेटर देन बी। ये कंडीशन होती है, ऊपर उसकी वैल्यूज़ है, ए के पास एक वैल्यू है, बी के पास वैल्यू है। जब मैंने इस कोड को रन किया तो इफ़ ने उन दोनों वैल्यूज़ को चेक किया इस कंडीशन के बेसिस पे। यहाँ पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, तो क्या ए बी से एक्चुअली बड़ा है वैल्यू के बेसिस पे? नहीं, ए छोटा है, ए 10 है, बी 20 है, बी ज़्यादा बड़ा है। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तब इफ़ क्या करता है, इफ़ के अंदर जो भी रिएक्शन पार्ट होता है वो स्किप कर देता है, वो प्रिंट नहीं करता है उसे। और अगर इसी जगह पे अगर ए का राइट हो जाता है, अगर ए टीम जीत रही होती, ए का वैल्यू बड़ा होता, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए इक्वल टू 30, यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी है, मतलब कंडीशन जो ये वाली है ए ग्रेटर देन बी, वो कंडीशन राइट हो जाती है। जब इसको मैं रन करूँगा तो वो प्रिंट करके दे देगा उसका रिएक्शन मुझे, ए इज़ विनर, कॉन्ग्रेट्स टीम है। इससे हमको पता चलता है कि इफ़ का वर्क बिहेवियर कैसा है। तो इफ़ बेसिकली टोटली अपने कंडीशन के ऊपर बेस्ड रहता है। उसके बाद में जो कंडीशन हम लोग लिखते हैं वो कंडीशन अगर राइट होती है तब उसके अंदर का रिएक्शन प्रिंट होता है, वरना वो स्किप हो जाता है। दैट इज़ द कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऑफ इफ़। ठीक है, अब इसकी तरह हम लोग इफ़ एल्स का भी ट्राई कर सकते हैं। एल्स भी एग्जैक्टली इसी तरीके से लिखा जाता है, इफ़ के तुरंत नीचे। लेकिन एल्स की कोई कंडीशन नहीं होती, एल्स के तुरंत बाद कॉलन आ जाता है और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ, बी इज़ विनर। एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, कॉन्ग्रेट्स बी। ठीक है, तो ये इफ एल्स वर्क कैसे करता है? देखो, हमने इफ़ तो देख लिया कि इफ़ कंडीशन के ऊपर वर्क करता है, लेकिन एल्स के पास कोई कंडीशन ही नहीं है। तो यहाँ पे एल्स करेगा क्या भाई? एल्स जो है वो टोटली इफ़ के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए एल्स को एग्जैक्टली इफ़ के नीचे लिखा जाता है कि भाई अगर इफ़ की कंडीशन राइट होती है तो इफ़ प्रिंट होने ही वाला है, इफ़ के अंदर जो रिएक्शन है वो प्रिंट होगा, और एल्स का जितना भी रिएक्शन पार्ट है वो सारा स्किप होने वाला है। लेकिन अगर गलती से इफ़ की कंडीशन गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो इफ़ तो अपना स्टेटमेंट स्किप कर देगा, लेकिन एग्जैक्टली उसके नीचे जो एल्स है ना वो रन होके आ जाता है। मतलब इफ़ और एल्स हमेशा ईदर और पे वर्क करता है। अगर इफ़ की कंडीशन राइट है तो एल्स स्किप हो जाएगा और इफ़ रन होगा, लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन गलत है तो वो इफ़ स्किप कर देगा और उसके नीचे जो एल्स है वो पार्ट प्रिंट हो जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन में से कोई एक आउटपुट तो आएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही एक टाइम पे आउटपुट आ सकता है। आप देख सकते हो इसमें जो मैंने रन किया तो ए ही आउटपुट आया, क्योंकि ए की वैल्यू हमने बड़ी रखी थी। अगेन इसकी वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, 10 कर देते हैं, तो ए की वैल्यू 10 हो गई, बी की वैल्यू 20 हो गई। अब इसको रन करते हैं। अब देखो, आप बी इज़ विनर। अब एल्स पार्ट प्रिंट हो रहा है, इफ़ स्किप हो गया क्योंकि इफ़ फॉल्स में चला गया इसलिए। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से ये स्पेसिफिकली वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इफ़ और एल्स ये दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है। एक सिंपल इफ़ मैंने आपको बताया, एक था इफ़ और एल्स। सिंपल इफ़ को अलग क्यों रखा है? क्योंकि हम एक टाइम पे एक कंडीशन से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई सिंपल इफ़ है ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम इफ़ का यूज़ कर सकते हो। एक कंडीशन रखिए, उसके नीचे दूसरी इफ़ कंडीशन रखिए, उसके नीचे तीसरी कंडीशन इफ़ रखिए। मल्टीपल इफ़ का भी आप यूज़ कर सकते हो सिंगुलरली, लेकिन एल्स का आप यूज़ नहीं कर सकते।
एल्स जो है वो किसी ना किसी डिपेंडेंट इफ़ के नीचे ही हो सकता है, वो डायरेक्टली वर्क नहीं करता है, इसीलिए। समझ में आया आपको? सो एल्स अकेला नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास खुद की कोई कंडीशन नहीं है, वो अपने ऊपर वाले इफ़ की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वो फॉल्स होता है तो एल्स वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। आगे आप मल्टीपल इफ़ का एक क्वेश्चन भी एक बार चेकआउट कर लेते तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि मार्क्स हो गए किसी चीज़ के, तो किसी स्टूडेंट के मार्क्स से मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ, एम नाम का वेरिएबल लिया मैंने और इनपुट ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, एंड मार्क्स। सो मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाना है इसका कि किसी बच्चे ने अपने मार्क्स एंटर किया और उसको ग्रेडिंग पता नहीं कि उसका कौन सा ग्रेड आया है। तो ग्रेड के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स अपने कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि भाई अगर ए जो है, ठीक है, मेरा किसी बच्चे के जो मार्क्स है वो 90 अप आता है तो उसको ए ग्रेड मिलेगा, 75 अप आता है तो उसका बी ग्रेड हो जाता है, अगर 50 अप उसके मार्क्स है तो सी ग्रेड हो जाता है, अगर 35 अप मार्क्स है तो लास्टली उसका डी ग्रेड हो जाता है, और 35 से अगर उसके कम मार्क्स है तो वो फेल है तो एफ ग्रेड हो जाता है। तो इस बेस के ऊपर स्टूडेंट के जो भी मार्क्स इनपुट कोई भी करेगा उसको अपना ग्रेड दिखाई देना चाहिए। मुझे इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन पैरेलली आ चुकी है, 90, 75, 50, 35 और या फिर यहाँ मैं मल्टीपल कंडीशंस को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले इफ़, और सबसे पहली कंडीशन एम के साथ बनती है क्योंकि मार्क्स के एम के अंदर मेरा मार्क्स स्टोर होने वाला है, तो मैं एम के साथ ही सबको कंपेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने कंडीशन रखी इफ़ एम इज़ ग्रेटर देन 90, कॉलन रख देता हूँ एज यूजुअल, सिर्फ कंडीशन के बाजू में ही कॉलन आता है, अभी तक आप यही मान लो, ठीक है। और सबसे पहला रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट ए ग्रेड, मतलब अगर उसके मार्क्स जो है अगर वो 90 के ऊपर हुआ तो ए ग्रेड आना चाहिए। फिर मैं वापस इफ़ से बाहर निकल जाऊँगा, इतना ही रिएक्शन काफ़ी है उसके लिए। अब मुझे एक और कंडीशन लिखनी है तो मैं एक और इफ़ का यूज़ करता हूँ। मैंने एज आई टोल्ड यू कि आप मल्टीपल कंडीशंस के लिए मल्टीपल इफ़ का यूज़ कर सकते हो। सेकेंड है एम ग्रेटर देन 75, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया बी ग्रेड, ठीक है, अगर उसके बच्चे के मार्क्स 75 से ऊपर है तो बी ग्रेड। थर्ड कंडीशन में यहाँ पे इसके अंदर लिख सकता हूँ एम इज़ ग्रेटर देन 50, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी ग्रेड। लास्ट कंडीशन, लास्ट नहीं 35 कंडीशन, अगर उसके 35 से ऊपर है तो अगेन प्रिंट इनवर्ट कॉमास के अंदर डी ग्रेड। और लास्ट में मैं यहाँ पे एल्स यूज़ करूँगा जब मेरे पास अब कोई कंडीशन नहीं है, लास्ट कंडीशन है कि इसमें से कुछ भी नहीं आया, कि कुछ भी राइट नहीं हुआ, तो मैं लास्ट में यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ फेल, एफ ग्रेड, ठीक है। सो इस तरीके से भी मैं कंडीशन बना सकता हूँ, मल्टीपल इफ़ कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ। जो मैंने लास्ट एल्स लिखा है वो सिर्फ अपने ऊपर वाले इफ़ के ऊपर बेस्ड रहेगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तभी वो फेल प्रिंट करेगा, वरना वो फेल प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन आप किसी और सिनेरियो या किसी और केस के अंदर मल्टीपल कंडीशंस के अंदर इस तरीके से इफ़ रख सकते हो, लेकिन ये केस के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये केस के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से होने वाला है कि इसका आंसर आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको चाहिए। क्यों, देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे रन किया इसको, तो एंटर मार्क्स का ऑप्शन मेरे पास आ चुका है। मान लेता हूँ मेरे बच्चे के मार्क्स आए हैं 94, तो मैंने 95 सॉरी, तो मैंने 95 एंटर किया। एंटर करूँगा, देखो आंसर क्या है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, चारों आंसर आ गए। चारों किसी के पॉसिबल हो सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे हमारा सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, लेकिन हमको आउटपुट एक ही चाहिए। हमको कंडीशन से फ़र्क नहीं पड़ता, कंडीशन बहुत सारी है, लेकिन एक बच्चे का कोई एक ही ग्रेड आ सकता है, वो किसी एक ही सेक्शन के अंदर पढ़ सकता है, राइट। सो ऐसे सेक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई सिंपल इफ़ या एल्स यूज़ करने की जगह, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल इफ़ या एल्स यूज़ करने की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एलिफ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एलिफ कंसेप्ट क्या होता है भाई, नया कंसेप्ट है, देख लेते हैं एक बार फटाफट। ये थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले इफ़ को इफ़ रहने देते, उसके नीचे जितने भी पैरेलल कंडीशंस हैं उन सब को एलिफ कर देते, उन सब को यहाँ पे एलिफ कर देंगे, एल्स को वैसे का वैसे रहने देंगे। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, 95 मैं आउटपुट निकालता हूँ सी, एक ही आउटपुट आया। एक ही आउटपुट क्यों आया? एलिफ काम कैसे करता है भाई? एलिफ का काम सिंपल है कि अगर मल्टीपल कंडीशंस है जो एक दूसरे को कोलाइड कर रही है या पैरेलली चल रही है एक दूसरे के साथ, उसमें से कोई एक ही आंसर आ सकता है।
वो ऊपर से चेक करना चालू करेगा। पहला इफ़ चेक करेगा, यहाँ पे अगर कंडीशन राइट हो जाती है पहले इफ़ की, तो वो बाकी की कोई कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, वो सीधा बाहर निकल जाएगा, बाकी सबको स्किप कर देगा। तो अगर मल्टीपल कंडीशन चेक नहीं होगी तो मल्टीपल कंडीशन राइट होने के चांसेस ही नहीं होते। पहले ही क्या था कि सारी कंडीशन राइट थी ना, इसलिए सब प्रिंट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, पहली कंडीशन राइट हो गई, बाकी कोई कंडीशन चेक ही नहीं होगी। तो एलिफ का ये एक स्पेसिफिक फ़ायदा है। सारी कंडीशन कैसे राइट हुई आपको नहीं पता चला। देखो हमारा कंडीशन क्या था कि इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 90, m हमने डाला था 95, पहली कंडीशन रही थी, ए ग्रेड प्रिंट हुआ। m इज़ ग्रेटर देन 75 सेकेंड कंडीशन, हमारा तो वैल्यू तो 95 था ना, तो 75 से तो बड़ा ही है, तो बी ग्रेड भी हुआ। ग्रेटर देन 50, हाँ वो भी राइट है। ग्रेटर देन 35, हाँ वो भी राइट है। ये सारी कंडीशन राइट थी, तो इफ़ तो अपना काम ही कर रहा था ना। इफ़ का क्या है, अगर कंडीशन राइट है तो प्रिंट कर दो, वरना स्किप कर दो। तो उसे क्या बोला, सारे कंडीशन तो राइट है, सभी से प्रिंट हो गया। पर ऐसे जब पैरेलल कंडीशंस होती है तो जब हमको एक सॉल्यूशन चाहिए, एक ग्रेड चाहिए, ऐसे मोमेंट के अंदर हम लोग एलिफ लेडर का यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग एलसिफ लेडर के नाम से भी जानते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ये हमको हेल्प करता है सिर्फ एक सिंगल आउटपुट लाने के लिए। इनमें से अगर सारी कंडीशन फेल हो जाती है तब जाके हमारा एल्स जो है वो अपना एफ ग्रेड प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 32 डाल के देखता हूँ, एफ ग्रेड आ चुका है, दैट मीन्स फेल हो चुका है हमारा बच्चा। ठीक है, तो ये हो जाता है। और एक जो लास्ट स्टेटमेंट रह जाता है दैट इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसका यूज़ कहाँ होते हो, जब आप किसी एक इफ़ के अंदर आप मल्टीपल इफ़ यूज़ करने की कोशिश करो, या इफ़ एल्स स्ट्रक्चर की यूज़ करने की कोशिश करो। किसी इफ़ के अंदर एल्स यूज़, किसी इसके अंदर इफ़ के अंदर दूसरे इफ़ यूज़ करो, इफ़ के अंदर इफ़ एल्स यूज़ करो, इफ़ के अंदर एल इफ़ यूज़ करो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी हायरार्की बना सकते हो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट आप कोई भी हायरार्की यूज़ कर सकते हो। इसे हम लोग नेस्टेड इफ़ के नाम से जानते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो कंडीशन है जो एक दूसरे के साथ डिपेंडेबल है। डिपेंडेबल मतलब एक कंडीशन है कि भाई सबसे पहले एक मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस है, यहाँ पे सबसे पहले वो इंसान आता है, वो आपसे, जो भी इंसान सामने वाला आ रहा है शादी करने के लिए, उसको पूछ रहा है आपका जेंडर बताओ। उससे जेंडर बताया भाई मेल, ठीक है मेल है। एक काम करो, आपकी एज कितनी है। दूसरा सवाल पूछा आपकी एज कितनी है, वो बोलता है सर मेरी एज वगैरह वगैरह है 23 है। तो बोले अच्छा 21 से ज़्यादा है आपकी एज, चलो आप अलाउड हो मैरिज के लिए। सेम सवाल अगर कोई लड़की होती है तो क्वेश्चन डिफरेंट होता। आपकी एज बताओ, लड़की बोल रही है मेरी एज 19 है, हाँ तो आपकी एज 18 से ज़्यादा है ना, तो आप अलाउड हो। तो यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे दो डिफरेंट कंडीशंस बन रही है। सो एक कंडीशन के बेस पे दूसरी कंडीशन बन रही है। इसको कोड में कैसे देख सकते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले जेंडर के लिए जेन यूज़ कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल मैं इनपुट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इंट इनपुट नहीं लूँगा क्योंकि अल्फ़ाबेट हमारा इनपुट रहने वाला है, नंबर नहीं। तो इंट इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंटर जेंडर, ठीक है। और दूसरा मैं एज लूँगा, एज एक नंबर है तो हम लोग इंट इनपुट के नाम से ही लेंगे, एंटर एज, ठीक है। अब मेरा सबसे पहला सवाल जो था वो था एज जेंडर का। तो जेंडर के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे उस वेरिएबल के साथ। अगर जेंडर, अब यहाँ पे डबल इक्वल्स टू का यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रेटर या लेस देन नहीं है। यहाँ पे क्या है भाई यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने वाले, डबल इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे इक्वलेट करना है। अगर जेंडर, क्योंकि मेरे पास दो ही ऑप्शन है ना, या तो मेल या तो फीमेल, अदर्स का ऑप्शन होता है पर अभी हम लोग यहाँ पे नहीं रखते। तो मैंने यहाँ पे जेंडर के अंदर रखा है मेल। मेल को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखा जाएगा क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। सो अगर मेल है तो, अगर जेंडर के अंदर इक्वल्स टू मेल स्टोर है, यूज़र ने इनपुट मेल दिया है, तो क्या होगा। तो सबसे पहला कंडीशन ये हो गया। तो अगेन दूसरी कंडीशन आ जाएगी, एज क्या है। तो अगर उसकी एज जो उसने इनपुट की है वो 21 से ज़्यादा है, क्योंकि मेल है तो 21 से ज़्यादा है, तो प्रिंट होके आना चाहिए अलाउड, ठीक है। और इसी की जगह पे मैं यहाँ पे एल्स भी एग्जैक्ट इफ के नीचे लिख देता हूँ नॉट अलाउड। अब मैं 6 बार चला जाऊंगा, यहाँ पे बीच में इफ में नहीं रुकूंगा, लास्ट इफ तक चला जाऊंगा। उसके एल्स में मैं लिखूंगा अगर मेल है तो आपको पता है, एल्स में अगर फीमेल है तो क्या। अगेन एज वाला क्वेश्चन तो आएगा, इफ एज इज ग्रेटर देन 18। यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है, वहाँ पे 21 था, यहाँ पे 18 हो रहा है, ठीक है। सो 18 से अगर बड़ी है आपकी एज, अगर आप फीमेल हो, आपकी 18 से बड़ी है, तो आप अलाउड हो। एल्स नॉट अलाउड हो। सो यहाँ पे आप एक कंडीशन को चेक करो। सबसे पहले मैंने एक इफ कंडीशन लिया यहाँ पे,
ठीक है, उसके अंदर मेरा ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है मेरा नीचे वाला क्वेश्चन, दैट इज उसकी एज क्या है। अगर मेल है तो एज 21 से ज़्यादा होनी चाहिए, अगर फीमेल है तो एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे इफ़ के अंदर मैंने इफ एल्स यूज़ किया और एल्स के अंदर भी मैंने इफ एल्स यूज़ किया। ये जो हायरार्की बनी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसे हम लोग नेस्टेड इफ़ के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर आप जैसा बनाना चाहो, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन होता है, जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक और चीज़, यहाँ पे मैंने इफ एल्स वगैरह वगैरह यूज़ किया है, इसका अपने एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एंड द जेंडर, सबसे पहले मेरे को जेंडर पूछा, मैंने बोला मेल। अब वो मेरे को एज पूछ रहे, बोले आपकी एज क्या है, अगर आप मेल हो तो मैंने बोला 25। आंसर देखो अलाउड आ गया। इसी की जगह पे अगर मैं मेल में लिखता, मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे मेल लिख रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा मेरी एज है 12, नॉट अलाउड आ गया। चलो अगेन ये फीमेल में ट्राई करते, तो मैंने यहाँ पे फीमेल लिखा। ठीक है, मैंने एज में डाल रहा हूँ 19, अलाउड है, क्योंकि फीमेल को 18 क्या अलाउड हो जाती है, लड़कों को नहीं थी। यहाँ पे अगेन मैं फीमेल लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एज डाल दी अगेन 12, फीमेल के लिए भी नॉट अलाउड हुआ। यहाँ पे 4 डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, आपको दिख रहा है टेक्निकली 2 अलाउड है, 2 नॉट अलाउड है। इन चारों डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर बने। दूसरी चीज़, ये डिपेंडेबल है। डिपेंडेबल का मतलब क्या होता है, अगर जेंडर मेल है नहीं तो वो उसकी एज डायरेक्टली नहीं पूछेगा। अगर जेंडर मेल है तो ही उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन एज के ऊपर जाएगा, वरना वो उसको स्किप ही कर दे। अगर मेल नहीं है तो ये पूरा सेक्शन जो है, ऊपर का ये जो सेक्शन है, ये पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं, सीधा नीचे एल्स पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंडेबल कंडीशन है। अंदर वाली जो कंडीशन है वो बाहर वाली कंडीशन पे डिपेंडेंट है, अगर वो राइट हो रही है तभी सेकंड कंडीशन चेक होगी, वरना नहीं होगी। तो इसीलिए नेस्टेड कंडीशंस को हम लोग डिपेंडेबल कंडीशंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात फटाफट मैं कर लेता हूँ, 2 ऑपरेटर्स हम लोग कर चुके हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर और असाइनमेंटल ऑपरेटर। तीसरे ऑपरेटर्स है कंपैरेटिव ऑपरेटर्स के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसमें 6 साइंस होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ये 6 सिंबल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं और ये कंडीशन कहाँ यूज़ होते हैं? ये 6 सिंबल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ही यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। उसके बिना कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको 4 बताया, इफ एल्स, एल्स इफ, लेडर और नेस्टेड इफ, ये नहीं चल सकते। क्यों? इफ एल्स जो भी है, ठीक है, ये सारे ट्रू या फॉल्स पे चलते हैं, या तो कंडीशन राइट हो सकती है या तो कंडीशन रॉन्ग हो सकती है। और इसको हम लोग एज अ बूलियन आंसर भी बोलते हैं। बूलियन का मतलब ये होता है हाँ या ना, ट्रू फॉल्स, रॉन्ग राइट। इस आंसर को हम लोग बूलियन आंसर कहते हैं। तो ये जो 6 कंडीशंस है ना, 6 सिंबल्स है, ये 6 के 6 हमेशा आपको बूलियन में आंसर देंगे। और ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनको भी आंसर हमेशा बूलियन में चाहिए होता है। इस वजह से हमको इन 6 के अंदर इन चारों के अंदर, इफ, एल्स इफ, नेस्टेड इफ और लैडर के अंदर हम लोगों को कंपैरेटिव ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, मोस्टली कंपलसरी। ठीक है, आप जैसे भी रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस बनाना चाहो, आपको कंपैरेटिव ऑपरेटर्स का यूज़, इन 6 ऑपरेटर्स का यूज़ उसके बीच में करना पड़ेगा। सो आपने देखा है यहाँ पे मैंने डबल इक्वल्स टू का यूज़ किया हुआ है, ग्रेटर देन का यूज़ किया हुआ है। जितने भी कंडीशंस मैंने बनाई है, इन 6 में से कोई ना कोई सिंबल ज़रूर होगा। ठीक है, सो आप ये कर सकते हो। लास्टली एक और चीज़ आपको मैं छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ इसके अंदर ही। यहाँ तक अगर आप ट्रेक कंप्लीट कर चुके हैं, आपको समझ में आया, तो इसको एक करना है, आपको एक वेरिएबल लेना है। ठीक है, a इक्वल्स टू 5 व्हाट्सएवर, ऐसे वेरिएबल लेना है और आपको पता लगाना है कि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 2 में से कोई एक। इसमें से इफ एल्स में से आंसर आएगा, या तो ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसे आप a इक्वल्स टू 5 की जगह मल्टीपल यूजर से वैल्यू लेके दे सकते हो, कभी -5 लो, कभी +5 लो, कभी -10 लो, अलग अलग वैल्यू लेके देखो आपका कंप्यूटर आपको राइट आंसर दे रहा है कि नहीं। तो कंडीशन आपको सेट करनी है। दूसरा, एक और वेरिएबल लो, उसको आप चेक करो वैल्यू डाल के कि ये जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। सो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इवन है या फिर ऑड सीरीज़ के अंदर आ रहा है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, थर्ड एक और ऑप्शन है हमारे पास, कोई भी एक नंबर लो और ये देखो कि ये जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है, सो ये 3 चीज़ें आपको करनी है, ये आपका होमवर्क है। सो ये लेक्चर हम लोग अभी कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, बाय बाय।